हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं मृदा पीएच के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मृदा पीएच क्या होता है, देन मृदा पीएच का पौधों की वृद्धि पे और मृदा की जो बाकी दशाएं हैं भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं में सबसे ज्यादा कौन सी दशा पे प्रभाव पड़ता है और ये सारी चीजें आपके अल्टीमेट पौधों के प्रोडक्शन में किस प्रकार से प्रभाव डालती है, इन सभी की बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मृदा पीएच के बारे में। देखो, मृदा पीएच की अगर बात करें, मृदा की पीएच की बात करें तो सबसे पहले ये जान लेना अच्छा रहेगा कि आपका पीएच क्या कहलाता है या पीएच बोलते किसको है। देखो, आप किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? पहली चीज जो आप क्लियरिफाई कर रहे हैं वो है पीएच, और उसके बाद में किसका पीएच देख रहे हैं आप? मृदा का। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का जब आप पीएच देखते हैं तो पीएच क्या होता है, पीएच क्या होता है इसको आप देखेगा किसी भी पदार्थ में, किसी भी घोल में प्रति लीटर घोल की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी घोल की बात कर रहे हैं, किसी भी घोल में प्रति लीटर आप देखेंगे कि H प्लस आयन, H प्लस एवं OH माइनस आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता क्या कहलाती है? पीएच। देखिए, पहली चीज बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये आपके पास में एक घोल है, एक क्या है आपके पास में? घोल है, और इस घोल की बात कर रहे हैं तो ये कितना भी लीटर हो, लेकिन आप जो सांद्रता देखते हैं वो देखते हैं प्रति लीटर, यानी प्रति लीटर में आपके क्या देख रहे हैं? आपके H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता, यानी प्रति लीटर में उसके कितने अणु मौजूद होते हैं वो किस चीज को बताता है? पीएच को बताता है। तो यहां क्या करेंगे आप? मृदा का घोल बनाएंगे, और मृदा का जो घोल है उस घोल में अगर देखेंगे कि पीएच जो होता है उसमें H प्लस आयन कितना है और OH माइनस आयन कितना है, तो उससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पीएच क्या होता है। देखो, इसकी अगर खोज की बात करें, पीएच की खोज जो की है वो एक वैज्ञानिक थे आपके, आप नाम भी जानते होंगे, जिनका नाम SPL सोरेनसन, SPL सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन ने 1909 में की थी, और उन्होंने बताया कि किसी भी पदार्थ का जो घोल बनाया जा सकता है उस घोल में आप H प्लस और OH माइनस की सांद्रता प्रति लीटर के हिसाब से देखते हैं कि एक लीटर में कितने उनके मोल, कितने अणु उपस्थित है, उसको बोला जाता है उसका पीएच। और यहां पे जांच जो की जाती है इसकी पीएच मीटर द्वारा जांच की जाती है, इसकी जांच पीएच मीटर द्वारा की जाती है। देखो कैसे करते हैं? पीएच मीटर द्वारा, पीएच मीटर द्वारा। अब देखिए, पीएच मीटर द्वारा पीएच का मापन कर लेंगे, और पीएच का मापन आपके कई सारे रासायनिक क्रियाओं को देखने के लिए काम में आएगा। आपके जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता, सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि, और इसके साथ ही समस्याग्रस्त मृदाओं में बात करते हैं तो इसका मापन आप किससे कर सकते हैं? पीएच मीटर द्वारा। तो सिंपली आपने देखा होगा कि पीएच मीटर जो होता है वो आपका इस प्रकार का एक स्केल होता है, इस प्रकार का एक स्केल होता है। अगर इसमें बात करते हैं तो ये वैल्यू होती है इसमें 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है। और ये स्केल किसको बता रहा है? ये स्केल बता रहा है H प्लस एवं OH आयनों की सांद्रता को, इसको बता रहा है, इसकी सांद्रता को बता रहा है। देखिए, ये कम से कम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 14 हो सकता है, ठीक है। अब देखो, यहां पे बात कर रहे हैं कि ये किसको बता रहा है? H प्लस और OH माइनस की सांद्रता को
बता रहा है। तो एक बिंदु ऐसा होता है, यहां पे बात करते हैं, जिसपे अगर बात करें तो H प्लस बराबर OH माइनस, ये सिचुएशंस होती है जिसमें अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे H प्लस और OH माइनस क्या है, बराबर मात्रा में है, और इस वैल्यू को बोला जाता है सेवन, और इसको बोला जाता है उदासीन। इसको उदासीन आपने बोला है, समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको उदासीन क्यों बोला है, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो H प्लस आपके अम्ल का नाम है या अम्ल को दर्शाता है, और OH माइनस आयन किसको दर्शाता है, क्षार को। किसको, क्षार को दर्शा रहा है, क्षार है ये, देखो इसको क्षार लिखते हैं, क्षार, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, एसिड, और ये क्या दर्शा रहा है, बेस, इन दोनों को दर्शाता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि H प्लस आयन और OH माइनस यानी अम्ल और सार मिलते हैं, तो अम्ल और सार मिलके क्या बनाते हैं, उदासीन लवण बनाते हैं, उदासीन लवणों का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है, जब pH 7 होता है, pH 7 होता है। तो ये बोल सकते हैं कि एक मिड वैल्यू हो गई, ये एक आधार हो गया। इससे अगर कम pH होता है तो कौन सा आयन प्रभावी होगा, अधिक pH होता है तो कौन सा आयन प्रभावी होगा। तो देखिए अगर pH 7 से कम होता है तो H प्लस आयन प्रभावी होता है, और pH 7 से ज्यादा होता है तो OH माइनस आयन यहां पे प्रभाव दिखा रहा है। तो याद रखना कि यहां पे आप बोल सकते हैं कि 7 से कम pH होने पे अम्ल प्रभावी है, और 7 से अधिक pH होने पर क्षार प्रभावी है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बता दिया है कि H प्लस और OH माइनस का मतलब क्या है, H का अम्ल है और OH का क्षार है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे दोनों बराबर मात्रा में है, उसको बोला आपने उदासीन, क्योंकि उदासीन क्या होते हैं, लवण होते हैं। अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, उदासीन लवणों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन कौन बता रहा है, आपका pH मीटर बता रहा है। अब देखो यहां पे अगर pH कम हो रहा है, pH कम हो रहा है, इसका मतलब H प्लस आयन प्रभावी है, तो यहां पे मृदाएं कौन सी हो जाएगी, अम्लीय। कौन सी हो जाएगी, अम्लीय। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूं, OH माइनस ज्यादा है और इसकी वजह से pH बढ़ रहा है, तो यहां पे मृदाएं कौन सी हो जाएगी, क्षारीय, क्योंकि क्षार बढ़ रहा है तो क्षारीय, अम्ल बढ़ रहा है तो अम्लीय। क्लियर। तो देखो अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार की मृदाएं जो आप पढ़ेंगे, तो उनको जज करने के लिए आपके पास में pH मीटर का होना बेहद जरूरी है। और pH मीटर क्या बता रहा है, यहां पे अम्लीयता को और क्षारीयता को बताता है। यहां पे एक चीज याद रखना कि अम्लीय मृदा की जांच करनी है चाहे क्षारीय मृदा की जांच करनी है, दोनों के लिए आप क्या ले सकते हैं, pH मीटर ले सकते हैं। लवणीय मृदा को कभी भी pH मीटर द्वारा मापा नहीं जा सकता। ठीक है, देखो अब बात कर रहे हैं, यहां पे ये चीज आपने देख ली कि pH मीटर आपका इस प्रकार से इनको दर्शा रहा है। ओके, तो आपकी अम्लीय मृदाएं क्या होती है, देखो अम्लीय मृदाएं क्या होती है। अम्लीय मृदाओं के बारे में आप पढ़ते हैं तो सीधा पढ़ते हैं कि इनका pH 7 से कम होता है, इनका pH 7 से कम। ठीक है, अब क्या होगा, प्रभाव की बात अपन बाद में करेंगे, यहां पे सिर्फ याद रखना कि अम्लीय मृदा किसको कहा जाता है। अम्लीय मृदा का मतलब कि यहां पे pH इसका 7 से कम है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तो आती है आपकी क्षारीय मृदाएं। क्या आती है, क्षारीय मृदाएं। और क्षारीय मृदाओं में क्या होता है, pH जो होता है वो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, तो आपकी ये होती है। और pH 7 होता है, अगर pH कितना होता है, 7, तो उसको बोला जाता है उदासीन मृदा। अब देखिए ये अम्लीयता, क्षारीयता, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पौधों को जो पोषक तत्व मिलेंगे वो इसी रीजन में मिलते हैं, इसी रेंज में मिलते हैं। यानी कि जब pH का मान 6.5 से लेके 7.5, 6.5 से लेके 7.5 होता है। ओके, और एक चीज याद और रख लीजिएगा कि pH जो होता है वो इकाई रहित होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इकाई रहित होता है।
पीएच की कोई इकाई नहीं होती है। आपको बताएंगे, कई बताएंगे मोल इक्विवेलेंट पर, ये गलत है। मोल इक्विवेलेंट पर लीटर क्या है, गलत है। याद रखिएगा कि ये कैसा होता है, इकाई रहित होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि पीएच की इकाई क्या होती है, और फिर आंसर माना जाता है इकाई रहित। तो पीएच आपने देखा, पीएच क्या है डियर स्टूडेंट, पीएच बता रहा है आपका अम्लता और क्षारीयता को, अम्लता और क्षारीयता को पीएच बता रहा है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो पीएच आपके किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, अम्ल और क्षारों को। H प्लस का मतलब है अम्ल और OH माइनस का मतलब है क्षार। तो इन दोनों चीजों को इंडिकेट करने का काम कौन कर रहा है, आपका पीएच। ठीक है, पीएच को आपने समझ लिया। अब देखिए अगर अपन बात करें तो पीएच मीटर जो होता है, पीएच मीटर जो होता है, ये मीटर आपकी किसको मापने के लिए काम में लिया जाता है, मेनली अम्लीयता को। पीएच मीटर किसको बताता है, अम्लीयता को, अम्लीयता को बता रहा है मेनली। दूसरे नंबर पे ये क्षारीयता को भी बताता है, लेकिन क्षारीयता को बताने के लिए पीएच मीटर भी काम में लेते हैं और ईएसपी घुलनशील सोडियम प्रतिशत भी काम में लेते हैं, क्योंकि वहां पे सोडियम और पीएच दोनों अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब देखो यहां पे बात करते हैं अम्लीयता। अम्लीयता जो होती है डेफिनेटली दो प्रकार से होती है। पहली अगर मैं बात करता हूं तो सक्रिय अम्लता, सक्रिय अम्लता, और दूसरी बात करता हूं तो वो आती है आपकी सिंचित। क्या आती है, सिंचित। देखो सिंचित अम्लता, तो यहां किसकी बात हो रही है कि पीएच मीटर आप किसके लिए प्रयोग ले रहे हैं, मेनली अम्लता की जांच के लिए ले रहे हैं। क्लियर। दूसरा बात करें कि इसमें दो प्रकार की अम्लता देखने को मिल रही है, और दो प्रकार की अम्लता, एक सक्रिय है और दूसरी है सिंचित। देखिए यहां पे बात कर रहे हैं कि सक्रिय होता है मृदा घोल में उपस्थित H+, मृदा घोल में उपस्थित, मृदा के घोल में उपस्थित H+ आयन की मौजूदगी के कारण उत्पन्न अम्लीयता। क्योंकि आपको पता चल गया कि H+ और OH- आयन ही ये डिसाइड करेंगे कि मृदाएं अम्लीय होगी या क्षारीय। ठीक है, और यहां पे बात कर रहे हैं जो सिंचित अम्लता होती है वो मृदा कणों पर अधिशोषित, मृदा कणों पर अधिशोषित H+ से उत्पन्न। देखो यहां बात हो रही है कि अम्लता को आप जांच करने के लिए मेनली किस पे फोकस कर रहे हैं, आपका पीएच मीटर पे। और पीएच मीटर किसको बता रहा है, इस अम्लता को बता रहा है। और अम्लता दो टाइप की होती है, मैंने आपको बताया कि पहली होती है सक्रिय और दूसरी होती है सिंचित। ठीक है, सक्रिय में क्या है कि मृदा के जो घोल की बात कर रहे हैं, उस घोल में अगर आप H+ आयन को देखेंगे तो जितनी मात्रा उसके घोल में है वो पीएच मीटर बता देगा। लेकिन यहां पे सिंचित की बात कर रहे हैं तो सिंचित अम्लता को कभी भी पीएच मीटर नहीं बता सकता। तो यहां पे एक चीज लिख लेंगे कि पीएच मीटर द्वारा, पीएच मीटर द्वारा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो आगे जब बात करेंगे। पीएच मीटर द्वारा सक्रिय अम्लता को मापा जा सकता है, सक्रिय अम्लीयता को मापा जाता है, मापा जाता है। ठीक है, सक्रिय अम्लता को अगर चाहते हैं तो आप माप सकते हैं। आपकी सिंचित अम्लता को नहीं मापा जा सकता, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे। सिंचित अम्लता, सिंचित अम्लीयता पीएच मीटर द्वारा नहीं मापी जा सकती, नहीं मापी जा सकती। ओके, चलो
तो यहां बात किसकी हो रही है कि पीएच मीटर जो होता है केवल और केवल किसको बता रहा है, यहां पे ये सक्रिय अम्लता है। सक्रिय अम्लता का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, यहां पे सक्रिय अम्लता का मतलब है कि H+ आयन यानी कि अम्ल जो कहां मौजूद है, मृदा के घोल में। तो घोल का पता लगा रहा है, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया कि ये कहां बताता है, घोल में H+ आयन, घोल में H+ आयन और OH- आयनों की सांद्रता कितनी है, इसी चीज को बता रहा है और किसी भी चीज को नहीं बता सकता। और इसमें रेंज की बात करते हैं तो 0 से लेकर 14 होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे सीधा बात करते हैं, ये क्या हो गया आपका पीएच, और इसका आपने इस प्रकार से मापन कर लेना है। यहां पे आप याद रख लेगा, इसको मिक्स नहीं करना है यहां से। ठीक है, आप अलग से आराम से लिख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मृदा पीएच का प्रभाव। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पीएच का प्रभाव। देखो पहली चीज प्रभावित करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेनली प्रभावित करता है, वो आपका कर रहा है पोषक तत्वों की उपलब्धता को, पोषक तत्वों की उपलब्धता को। ठीक है, देखो दूसरी चीज बात कर रहे हैं कैसे करता है, अभी बता देता हूं। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। देखो दूसरा क्या है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को। ठीक है, पहली चीज क्या है, पोषक तत्वों की उपलब्धता, और दूसरी चीज क्या है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं मृदा की रासायनिक दशा। किसको प्रभावित करता है, मृदा की रासायनिक दशा। देखो यहां पे इसको अच्छे से समझना, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है पीएच पढ़ने का, कि मृदा का जो पीएच होता है वो किस प्रकार से आपके विभिन्न प्रकार के जो गुण है उनको प्रभावित कर रहा है। और ये गुण ही आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि यहां पे इनका अध्ययन करने के लिए ही आप किसको पढ़ रहे हैं, मृदा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे सिंपली अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो सिंपल आप ये देख सकते हैं कि ये आपके कई सारी चीजों को प्रभावित कर रहा है, जिसमें आप बात कर रहे हैं पहली चीज है पोषक तत्व। पहली चीज क्या है, पोषक तत्व। दूसरा बात कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, और तीसरी चीज है मृदा की रासायनिक दशा। ओके, तो देखो यहां पे बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की। पोषक तत्व जो अधिकतम प्राप्त होते हैं वो 6.5 से लेके 7.5 पीएच पर ही उपलब्ध होते हैं। तो मान लीजिए कम पीएच होगा या अधिक पीएच होगा, दोनों ही अवस्थाओं में आपके पौधों के पोषक तत्व बाधित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां एक बात करें, जितने भी आपके पोषक तत्व है, अगर मैं बात करता हूं कम पीएच होगा तो वहां पे आपके सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे, और वृहद की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं कि अधिक पीएच होगा तो आपके जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो नहीं मिलेंगे। तो आइडियल जो आपका पीएच रेंज है वो 6.5 से लेके 7.5 होता है। दूसरा बात कर रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता कैसे, कम। देखो यहां पे इस प्रकार से आप बना लेंगे पीएच स्केल को, ताकि आप समझ सकें कि यहां आपका पीएच जो है उसमें अगर बात करते हैं तो 7 से कम होने पर आपके कवक अधिक प्रभावित होते हैं। कवक ज्यादा क्या होंगे, प्रभावी होंगे, अधिक वृद्धि करेंगे। और इसी प्रकार से बात करता हूं तो यहां पे क्या होंगे, आपके जीवाणु। यहां समझाने का मतलब यह है कि कवक आपके अम्लीय माध्यम को प्रेफर करते हैं और जीवाणु आपके क्षारीय माध्यम को प्रेफर करते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो रहेंगे आपके पीएच के हिसाब से रहेंगे। अधिक अगर अम्लीय मृदाएं हैं तो उसमें कवक ज्यादा होगा, और अधिक क्षारीय मृदाएं हैं तो उसमें जीवाणु अधिक होगा। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें मृदा की रासायनिक दशा। मान लीजिए पीएच क्या है, कम, पीएच
कम होने पर मृदाएं कौन सी हो जाएगी? अम्लीय। ओके। और पीएच अधिक होने पर, पीएच अधिक होने पर, पीएच अधिक होने पे क्या हो जाएगी? क्षारीय। क्या हो जाएगी डियर? क्षारीय। तो ये कैसे प्रभावित हो रही है? ये किसको प्रभावित कर रही है? मृदा की रासायनिक दशा को प्रभावित कर रहा है। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि मृदा पीएच जो है वो इस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मृदा का कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो आपका न्यू पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियर करना है। मृदा कार्बनिक पदार्थ, मृदा कार्बनिक पदार्थ यानी कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। देखो यहां पे बात कर रहे हैं कार्बनिक पदार्थ का, तो सबसे पहले ही आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बनिक पदार्थ में मुख्य रूप से कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी। ठीक है, देखो यहां पे बात कर रहे हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर की। तो अगर बात करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है, कार्बनिक पदार्थ होता क्या है, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात करते हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष, जिसमें मुख्य घटक के रूप में आपका CHO होता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं? कार्बनिक पदार्थ, या उसको बोला जा सकता है जीवांश पदार्थ। तो यहां पे बात कर रहे हैं मृदा में उपस्थित, देखो मृदा में उपस्थित पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष, देखो यहां अवशेष की बात कर रहे हैं ना, तो मृदा में उपस्थित जो पेड़ पौधे और जीव जंतु जिनके अवशेष जो मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? जो मुख्य रूप से आपके CHO से बने होते हैं, मुख्य रूप से CHO से बने होते हैं, CHO से बने होते हैं। और यहां पे आप इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि इसमें मुख्य घटक है वो CH और O होता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको कार्बनिक पदार्थ भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इसको जीवांश पदार्थ। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? जीवांश पदार्थ बोलते हैं। और जीवांश क्यों बोला है? क्योंकि इसमें जीवों का अंश मौजूद है। जीवों का अंश मौजूद होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? आपका जीवांश पदार्थ बोला जाता है। और अगर मैं बात करता हूं इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से घटक होंगे, आपसे पूछा जाता है कार्बनिक पदार्थ के घटक। ठीक है, तो घटकों की अगर बात की जाए तो यहां पे याद रखना इसमें मुख्य रूप से क्या होगा? कार्बन। मुख्य रूप से क्या होगा? कार्बन। और कार्बन जीवांश पदार्थ में लगभग 58% होता है। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं नाइट्रोजन की, क्योंकि यहां पे न्यूट्रिएंट को पहले लेते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग इसमें 5% नाइट्रोजन होता है। 5% क्या होगा? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की अगर बात करता हूं डियर स्टूडेंट, आपका ऑक्सीजन जो होगा वो लगभग 33% होता है। कितना होता है? 33% होता है। और इसी प्रकार से देखो यहां पे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और इसके साथ ही हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन भी कितना होता है? 5%। ठीक है, इसके अलावा बात कर रहे हैं फास्फोरस और सल्फर। फास्फोरस और सल्फर की भी बात करते हैं तो ये लगभग 0.5% होते हैं,
5% ये कार्बनिक पदार्थ में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक पदार्थ के संगठन की बात कर रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या है? जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के अवशेष जो आपके सूक्ष्म जीवों की सहायता से सड़ाए गलाए जाते हैं और ये पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? कार्बनिक पदार्थ बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो मृदा में इसकी जांच कैसे करते हैं? मृदा में इसकी जांच करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो मृदा में ऑर्गेनिक मैटर लिख लेते हैं कि जांच। देखो इसमें जांच आप किस प्रकार से कर सकते हैं? इसमें आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा OC यानी कि कार्बनिक कार्बन, कार्बनिक कार्बनिक कार्बन। कार्बनिक कार्बन निकालने के बाद में आप ऑर्गेनिक मैटर निकाल सकते हैं। इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया है, बेमलिन नामक साइंटिस्ट थे, बेमलिन गुणांक। क्या होता है? बेमलिन गुणांक। इसकी अगर वैल्यू की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू ही एग्जाम में पूछ जाती है 1.724। यह वैल्यू क्या कहलाती है? आपकी बेमलिन गुणांक। बेमलिन कारक बोल सकते हैं, बेमलिन गुणांक बोल सकते हैं। और अगर आपको निकालना है ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ, तो ये क्या हो जाएगा? OC ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724। तो इससे क्या निकल आएगा भाई? आपका ऑर्गेनिक मैटर निकल आएगा। तो इसको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि कार्बनिक कार्बन को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कार्बनिक मैटर की बात आ जाए, किसकी मात्रा निकल आए? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। तो ये वैल्यू दी गई है बेमलिन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, इसलिए इसको बेमलिन गुणांक बोला जाता है। और इससे गुणा करने से सीधा और सीधा क्या निकल के आ जाता है? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब देखिए कार्बनिक पदार्थ आप निकाल लेते हैं और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। देखो मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण। मृदा आपकी दो प्रकार की होगी कार्बनिक पदार्थ के आधार पे। एक आपकी कार्बनिक मृदा, क्या होगी? कार्बनिक मृदा होगी। और दूसरी क्या होगी? आपकी अकार्बनिक मृदा, अकार्बनिक मृदा। देखिएगा कार्बनिक मृदा की अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपके पास में निकल के आता है कि अगर किसी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक होती है। यह क्वेश्चन आपके कृषि प्रवेशक में आ भी चुका है कि किसी भी मृदा में अगर 20% से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है तो उसको क्या बोला जाता है? कार्बनिक मृदा। इसी प्रकार से 20% से कम जो होगी, 20% से कम होगी, 20 प्रतिशत से कम, उसको बोला जाता है अकार्बनिक। और इसका दूसरा नाम है डियर स्टूडेंट खनिज मृदा, खनिज मृदा। क्या बोला जाता है इसको? खनिज मृदा। और आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की जो मृदाएं हैं, भारतीय मृदाएं, भारतीय मृदाओं में बात करते हैं, भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा होती है 0.5%। अब आप मेरे को यह बता दीजिएगा, इसको भारत में पाई जाने वाली अधिकांशतः मृदाएं कौन से वर्ग के अंतर्गत आएगी? यहां पे कार्बनिक के अंतर्गत आएगी या अकार्बनिक, जिसको खनिजी बोला जा रहा है। और यहां पे निर्धारित करने के लिए बताया गया है कि अगर किसी मृदा में 20% से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है तो उसको बोला जाएगा कार्बनिक मृदा, और 20 से कम है तो उसको क्या बोला जाएगा? खनिज। लेकिन यहां पे तो ये वैल्यू काफी कम है, यहां पे तो 0.5% ही कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। तो भारत में पाई जाने वाली मृदाएं कौन सी होती है? खनिज मृदाएं। कौन सी होती है डियर स्टूडेंट? खनिज। भारत में पाए जाने वाली मृदाएं कौन सी होती है? खनिज मृदाएं होती है। याद रख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। आपका खनिज मृदाएं कौन सी होगी? आपके भारतीय मृदाएं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होता है, मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ की बात कर रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ आपका किस प्रकार से जांचा जाता है। तो इसको जांचने के लिए एक विधि काम में लेते हैं। इसकी जांच जो करते हैं वो करते हैं वाकले एवं
ब्लैक विधि। ये क्या क्या जांच करते हैं? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की जांच करने के लिए आप क्या लेते हैं? वाकले या ब्लैक विधि का प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो भारतीय मृदाओं में बात कर रहे हैं कि भारतीय मृदाओं की बात कर रहे हैं, भारतीय मृदाओं में। और इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तो पश्चिमी राजस्थान, वहां पे काफी कम है, पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में देखिएगा, यहां पे सिंपली आपको ये पता चल जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। भारतीय मृदाओं में 0.5% होती है, जबकि यहां पे राजस्थान में बात कर रहे हैं तो 0.1% ही ऑर्गेनिक मैटर होता है। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? ओम की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, साथ ही कार्बनिक पदार्थ की जांच कैसे करते हैं और ये कौन सी मृदा में कितना पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट आपका ह्यूमस। देखो ह्यूमस, नाम सुना होगा आपने ह्यूमस का, तो ह्यूमस देखो ह्यूमस क्या होता है। सबसे पहले चीज तो बात करते हैं ह्यूमस होता क्या है। तो जो आपने कार्बनिक पदार्थ पढ़े हैं, कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष। तो यहां पे एक चीज लिखेंगे, पूर्ण रूप से विच्छेदित, पूर्ण रूप से विच्छेदित, पूर्ण रूप से विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। पहली चीज तो क्या हो गई? पूर्ण रूप से विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा यहां पे क्या होगा? कोलाइडी। कैसा होता है ये? कोलाइडी होता है। तीसरी बात कर रहे हैं अनाकार, अनाकार गहरे भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का। ओके, गहरे भूरे रंग का जो पदार्थ होगा, या फिर आप बोल सकते हैं गहरे भूरे या काला रंग। यहां पे एक चीज और लिख लेंगे, गहरा भूरा अथवा काला रंग। देखो यहां पे आपको देखना है कि पूर्ण रूप से विच्छेदित, और विच्छेदन का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव। तो आप बोल सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का उत्पाद है ये ह्यूमस, सूक्ष्म जीवों का उत्पाद है। और मृदा में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें जीवाणु मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। तो ये क्या हो रही है? यहां पे विच्छेदन की क्रिया हो रही है, और ये आपके CHO से युक्त पदार्थ होता है जिसको कार्बनिक पदार्थ बोला जा रहा है। और यहां पे सूक्ष्म जीव इसका क्या कर रहे हैं? विच्छेदन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप देखो यहां पे विच्छेदन का अर्थ क्या है? विच्छेदन का मतलब है जटिल कार्बनिक पदार्थों से, जटिल से सरल पदार्थ, सरल पदार्थ। जटिल जो पदार्थ है उनसे सरल पदार्थ बनते हैं, और इन सरल पदार्थों से बने हुए जो पदार्थ, यानी कि सरल पदार्थ जो होते हैं वो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं भाई, पोषक तत्व। और यही पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं कोलाइडी। कोलाइडी पदार्थ क्या होते हैं? जो आपके क्ले से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्ले से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कोलाइडी गुणों को दर्शाते हैं, जिसमें टिंडेल प्रभाव, प्लास्टिसिटी, जिगजैग मूवमेंट, ओके, ब्राउनिंग गति जिसको बोलते हैं, संकुचन, फैलना, सिकुड़ना, ये सारी। दूसरा बात करें अनाकार। अनाकार का मतलब कि इनका कोई भी फिक्स आकार नहीं होता है। और रंग की बात करते हैं, कभी कभी आपको रंग जरूर पूछ लिया जाता है कि ह्यूमस का रंग होता है तो गहरा भूरा या काले रंग का पदार्थ होता है। और इसका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ह्यूमस आपको समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं कि ह्यूमस के अगर संगठन की बात करें,
तो यहां आपके इसको बोला जा सकता है लिग्नोप्रोटीन। क्या बोला जा सकता है? लिग्नोप्रोटीन। देखिए हुमस क्या है? एक प्रकार के लिग्निन और प्रोटीन से बना हुआ पदार्थ है, लिग्नोप्रोटीन। लिग्नोप्रोटीन क्यों बोल रहे हैं? इसको लिग्नोप्रोटीन बोलने का रीजन है क्योंकि इसमें लिग्निन की मात्रा की बात करें, लिग्निन की बात करें और प्रोटीन, यही चीज मुख्य रूप से इसमें मौजूद होती है। अगर मैं बात करता हूं लिग्निन की, तो लिग्निन की मात्रा जो होती है इसमें लगभग 40 to 45% होती है, 40 to 45% होती है। और प्रोटीन की मात्रा की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो ये 30 to 35% इसमें क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ये मुख्य संगठन की अगर बात कर रहे हैं तो ये लिग्निन और प्रोटीन से बना हुआ एक अवयव होता है। अब देखो इसमें और चीजें बात करें, इसके संगठन में बात कर रहे हैं, इसके संगठन में बात करते हैं तो इसमें अवयव की अगर बात करें, इसके जो अवयव होते हैं या घटकों की बात कर रहे हैं, तो इसमें 3 प्रकार के घटक होते हैं। इसमें सबसे पहला आपका घटक है ह्यूमिक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल, ठीक है। दूसरा जो अवयव है वो है आपका फ्लूविक अम्ल, फ्लूविक अम्ल। और तीसरा जो घटक है मुख्य इंपॉर्टेंट, वो है आपका ह्यूमिन, ह्यूमिन। देखो यहां पे आपके घटकों को मैंने डिफाइन करना है। पहली चीज है ह्यूमिक अम्ल, दूसरा है आपका ह्यूमिन फ्लूविक अम्ल और तीसरा है ह्यूमिन। इसके संगठन की बात कर रहे हैं, या संगठन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं अवयव। इनके बारे में एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? सिंपली ये पूछा जाता है कि ह्यूमिक अम्ल, फ्लूविक अम्ल और ह्यूमिन, इनकी घुलनशीलता किसमें होती है। तो अगर मैं बात करता हूं ह्यूमिक अम्ल, अगर मैं बात करता हूं ह्यूमिक अम्ल, तो ये सार में घुलनशील होता है। ये किस में होगा? क्षार में। याद रखना, क्षार में घुलनशील, क्षार में घुलनशील, घुलनशील, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें फ्लूविक अम्ल, तो ये अम्ल में भी घुलनशील होता है और क्षार में भी, अम्ल एवं क्षार दोनों में घुलनशील, दोनों में घुलनशील, ओके। और अगर बात करते हैं ह्यूमिन, ये दोनों में अघुलनशील होता है, दोनों में अघुलनशील, अघुलनशील। और एग्जामिनर आपको सिर्फ यही पूछता है कि आपका जो फ्लेविक अम्ल है, ह्यूमिक अम्ल है, तो इनमें से कौन सा सार में है, इनमें से कौन सा आपके दोनों में घुलनशील है, और कौन सा ऐसा है जो दोनों में ही अघुलनशील है। तो यहां पे यही चीज पूछी जाती है। इसके साथ ही मैं बात करता हूं तो इसमें लिग्निन कितना % होता है और प्रोटीन की मात्रा इसमें कितनी प्रतिशत होती है। तो इसको लिग्नो प्रोटीन बोला जा रहा है, इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और लिग्निन के अवयवों के कारण, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमस का मृदा पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसको देखते हैं, ह्यूमस का मृदा पे प्रभाव। ह्यूमस का मृदा पर प्रभाव। पहली चीज बात करते हैं, पोषक तत्वों का क्या होता है? भंडार, पोषक तत्व प्रदान करता है या पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो मृदा की भौतिक दशा में सुधार, मृदा की भौतिक दशा में, भौतिक दशा में सुधार, ओके। इसी प्रकार से मृदा पीएच में, मृदा पीएच में कमी, ठीक है। जल धारण क्षमता का विकास, जल धारण क्षमता का विकास।
और इसके साथ ही लास्ट जो पॉइंट है वो यहां पे जल धारण क्षमता हो गया। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमस का और क्या प्रभाव पड़ता है, देखिएगा यहां पे एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पोषक तत्व हो गए, पोषक भौतिक दशा सुधार हो गई, मृदा में पीएच में कमी हो गई, जल धारण क्षमता और वायु विनिमय यानी कि एरिएशन। अब समझो इस चीज को, इसको समझ लीजिए, फिर आपका काम हो गया है, कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक भी। पोषक तत्वों की बात करते हैं तो ह्यूमस में पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं क्यों? क्योंकि इसमें जीवों का अंश होता है, यानी कि ये मुख्य रूप से क्या होता है, जीवांश होता है। और जीवांश पौधे और जंतुओं का शरीर कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, और जब वो विच्छेदित होते हैं तो वो तत्व आपके दूसरे पौधे द्वारा पोषण के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं आपकी भौतिक दशा में सुधार, तो ये आपकी संरचना में सुधार कर देता है। क्या कर देता है? संरचना में सुधार कर देता है, जिसके फलस्वरूप मृदा के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, पीएच में कमी कैसे लाता है? क्योंकि कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल बनते हैं। कार्बनिक अम्लों का निर्माण, अम्लों का निर्माण, और ये निर्माण जो हो रहा है, कई प्रकार के अम्लों का निर्माण हो रहा है। तो जैसे ही आपका अम्ल बनेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा? कम। तो यहां पे आप बोल सकते हैं क्षारीयता में सुधार। क्षारीयता में सुधार, क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए आप जीवांश खाद या फिर बात कर रहे हैं हरी खाद का प्रयोग इसीलिए कर पाते हैं। ओके, इसी प्रकार से बात कर रहे हैं जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता को क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि यह रंध्रा अवकाशों की संख्या में बढ़ा देता है। रंध्रा अवकाश, रंध्रा अवकाश की संख्या में बढ़ा देता है। और वायु विनिमय यानी कि यही चीज किस पे लागू हो जाएगी? इस पे। रंध्रा अवकाशों की संख्या बढ़ जाने के कारण यहां पे आपका ह्यूमस मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति में परिवर्तन ले रहा है। तो यहां पे सीधा आप बोल सकते हैं कि मृदा उर्वरता में वृद्धि। मृदा उर्वरता में वृद्धि बोल सकते हैं, उर्वरता में वृद्धि। और उर्वरता क्या है? याद रखिएगा, बताया था उर्वरता क्या होती है? मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति, जिसके फलस्वरूप वो पौधे को पोषक तत्व प्रदान कर सकती है। तो यहां पे पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमताएं हैं, उसके आधार पे यहां पे इसको क्या बोला जा रहा है? उत्पादक मृदा बोला जा रहा है। क्योंकि उर्वरता ज्यादा होगी तभी तो उत्पादकता ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और रह जाता है यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी को यह पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण CN अनुपात। महत्वपूर्ण CN अनुपात। देखो CN अनुपात में आपको यह समझना है, पहली चीज तो बात करते हैं कि CN अनुपात का मतलब क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थों का जो संगठन होता है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन का क्या रेशियो है। अब देखो यहां पे क्या क्या होता है, ये किसको प्रभावित करता है? CN रेशियो विच्छेदन को, विच्छेदन को प्रभावित करता है। याद रखेंगे, विच्छेदन को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? विच्छेदन को प्रभावित करता है। कैसे करता है? देखो यहां पे कार्बन अधिक होने पर, कार्बन अधिक होने पर, कार्बन अधिक होने पर विच्छेदन की क्रिया धीमी हो जाती है। ओके, और इसी प्रकार से मैं बात करता हूं तो नाइट्रोजन की अधिकता होने पर विच्छेदन तीव्र हो जाता है, तीव्र हो जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पे ही अगर बात करते हैं तो कई सारे पदार्थ हैं जिनके विच्छेदन की क्रिया है, उस पे सीधा और सीधा प्रभाव किसका पड़ता है? CN अनुपात का।
तो अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण CN अनुपात, जिसमें बात कर रहे हैं सबसे पहले सामान्य मृदा, सामान्य मृदा, या बोला जा सकता है ह्यूमस, क्योंकि दोनों का बराबर होता है, सामान्य मृदा और ह्यूमस। यहां पे सामान्य मृदा जिसमें आप लगातार जुताई कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, उस मृदा को बोल रहे हैं। और यहां पे CN अनुपात की अगर बात करते हैं तो यहां पे CN अनुपात होगा 10:1। ठीक है। इसी प्रकार से मैं बात करूं यहां पे गोबर की खाद का, देखो गोबर की खाद, गोबर की खाद, तो गोबर की खाद का CN अनुपात कितना होगा? इसी प्रकार से मैं यहां पे लिख देता हूं आपके दलहनी फसलों का, दलहनी फसलों का, दलहनी फसलों के जो अवशेष की बात कर रहे हैं उसका। इसी टाइप से दलहनी फसलों के साथ साथ बात करते हैं जो अनाज वाली फसलें होती हैं उनका थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो यहां पे गेहूं और जौ का, गेहूं एवं धान का भूसा, जो चारा होता है जिसको आप भूसा बोलते हैं। और इसी प्रकार से बात करते हैं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवों का, जो सूक्ष्म जीवों का। ओके, अब देख लो इसको आप किस प्रकार से याद करेंगे। गोबर की खाद की बात कर रहे हैं तो इसका होता है लगभग 100:1, 80 से लेके 100:1 होता है। सॉरी, यहां पे 20 से 30:1, 20 से 30:1। और यहां पे दलहनी फसलों का भी यही होता है, 20 से 30:1। यहां पे गेहूं या भूसा का जो होता है वो होता है 80 से लेके 100:1। और यहां पे सूक्ष्म जीवों का होता है 4 से 9:1। तो ये आपका यहां पे कंप्लीटली मैंने आपको CN रेशियो, CN अनुपात बता दिया है। ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा और इस सेशन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।